लेकर, जातिगत समीकरणों को लेकर प्रयास कराए जा रहे हैं? देखिए, ये जो दमोह 55 विधानसभा का जो उपचुनाव है, वो न केवल दमोह की बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने की है कि मलैया जी 28 साल विधायक रहे। उनका अपना एक बूथ तक उनकी पकड़ थी, पहुंच थी। और कुछ चुनावों को छोड़कर अगर आप चुनाव परिणाम देखें तो कभी भी वो बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीते। तो ये इस बात का संकेत है कि दमोह विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पास एक मजबूत वोट बैंक है, जिसको मलैया जी जैसे कुशल राजनेता भाजपा के 28 साल में नहीं भेद पाए। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। दूसरा जो मामला है कि जो व्यक्तिगत संबंधों का है, व्यवहार का है, तो मलैया जी का एक व्यक्तिगत व्यवहार था, अच्छा था, बुरा था, विरोध था, समर्थन था, सब कुछ था, वो ठीक है, लेकिन एक व्यवहार था। 28 साल बहुत लंबा समय होता है। अब अभी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं राहुल सिंह जी, उनके यहाँ वो पूरी तरह से वो गायब है व्यक्तिगत संबंध। वो व्यक्तिगत संबंध अगर कितना है, क्या है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन का है व्यवहार। राहुल सिंह का बिल्कुल शहर में जो है या गाँव में व्यवहार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिछले चुनाव में जनता ने जिताया है उनको। अपने व्यवहार, अपने संबंधों के कारण राहुल सिंह चुनाव नहीं जीते। जातीय समीकरण का जहाँ तक सवाल है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ भाजपा कांग्रेस के बीच में नहीं है, बल्कि मैं इसे बहुकोणीय चुनाव देख रहा हूँ। और उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह जो खड़े हुए हैं और शक्ति चेतना पार्टी जो खड़ी हुई है, शक्ति चेतना पार्टी की अगर बात करें तो उसकी फॉलोइंग अगर देखें, आप लोग पत्रकारिता में जानते होंगे, लोधी समाज और ओबीसी में लाल गमछा वाले अधिकांश लोग, मतलब ज़्यादातर लोधी कम्युनिटी के हैं, ओबीसी कम्युनिटी में भी हैं। और अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि शक्ति चेतना पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में निकली है। कल सुबह जब मैं यहाँ से गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि अचानक कि 7:30 पौने 8 बजे पूरा शक्ति चेतना पार्टी के झंडा लगाए 50 मोटरसाइकिल और काफिला सुबह 7:30 पौने 8 बजे मेरे घर के पास से निकला। तो एक जो समीकरण वो भी उसको प्रभावित करेगी, जातीय वोट है। वैभव सिंह ने लगातार, जैसा आप सबको मालूम है, कि ओबीसी के मुद्दे को उठाया है। कटनी यानी दमोह कलेक्ट्रेट के साइड से लेकर सागर के कलेक्ट्रेट तक लगातार उन्होंने 27% आरक्षण से लेकर दूसरी मांगों को उठाया है। अब उनके लिए यह टेस्ट करने का, जांचने का कि भाई जो कुछ उनने किया है उससे समाज में क्या नतीजे निकलेंगे, क्या परिणाम निकलेगा, वो देखने का मौका है। वैभव का चुनाव इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया है। बिना साधन संसाधन के भी, कम से कम खर्चे में भी अपने मुद्दे, अपनी चीज़ें जनता तक पहुंचाया जा सकता है, मीडिया में आकर्षण का केंद्र बना जा सकता है। यह इस बात का संकेत है। और लगातार लोगों का ध्यान जा रहा है, उस सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादातर उन्होंने किया है कम से कम खर्च में। तो एक इस दृष्टि से भी वो एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक
ब्राह्मण मतदाताओं का सवाल है, तो भाजपा ने राम मुद्दे को लेकर के जो लॉबिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं एक उम्मीदवार सपाक्स की खड़ी हो गई हैं। वो जो भी मतलब वोट लेंगी कहीं न कहीं वो घाटा, और वो लोग भी संभवतः आज से थोड़ी ज़्यादा सक्रियता 4-5 दिन दिखाएंगे, ऐसा लग रहा है। ब्राह्मण समाज का सवाल ये है कि उसमें जो गोपाल भार्गव जी का मुद्दा है, वो मुद्दा ब्राह्मण समाज को कहीं उसने गहरे तक छुआ है। ख़ासतौर से राष्ट्रपति जी के आगमन के समय उनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को ब्राह्मण समाज ने बहुत गहराई के साथ महसूस किया है। जैन समाज एक ऐसा समाज है जिसको विगत 28 साल से राजनीति में एक बहुत मजबूत प्रतिनिधित्व मिला हुआ था दमोह में। आज वो प्रतिनिधित्व एकाएक गायब हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई माने न माने, लेकिन जहाँ तक मैं घूमता फिरता हूँ मैंने जानता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में जयंत मलैया एक जैन समाज के नेता के रूप में अकेले वो जाने जाते थे। तो ये जयंत मलैया की उपेक्षा न केवल इस चुनाव में बल्कि 2023 में भी इसका इम्पैक्ट मतलब दिखाई दे सकता है, अगर आज की स्थिति बरकरार रही तो कुल मिला के परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा के लिए यह चुनाव आसान नहीं। और वो जिस तरह से ये लगातार मुख्यमंत्री के ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके कारण भी इस बात का संकेत मिलता है। और ओवरऑल अगर आप देखें कि भाजपा के जो भी वोट कम होंगे अलग अलग जातियों में, वो पूरा कहाँ से होंगे ये मैं समझ नहीं पा रहा। मान लीजिए कि जैन समाज का वोट माइनस हो गया, उसकी भरपाई कहाँ से हो रही है? ब्राह्मण समाज के 5 वोट भी अगर माइनस हो रहे हैं तो उसकी भरपाई कहाँ से हो रही है? लोधी समाज के जो वोट, ओबीसी के जो वोट कम अगर होंगे उसकी भरपाई कहाँ से हो रही है? तो यहाँ आके मतलब ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य कोरोना के कारण शहर आना जाना लगभग मेरा बंद है। आप देख रहे हैं शहर के बाहर मैं गांव में बैठा हूं, तो कभी कभार डायरेक्ट सीधे पब्लिक से तो मेरा संपर्क है नहीं। कुछ मित्र लोग मिलने जुलने कभी कभी आ जाते हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया पे जो जानकारी मिलती है, उसके आधार पर जो मेरी राय बनी है वो मैंने आपके साथ शेयर की। एक बड़ा तबका है SC/ST का, हरिजनों का, जिनका प्रत्याशी भी नहीं खड़ा हुआ है बसपा का। वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बसपा का उम्मीदवार या बसपा का वोट किस तरफ जाएगा। और एक बड़ा वोट बैंक है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा वोट बैंक दलित कम्युनिटी का है। वो किस तरफ जाएगा बसपा का, क्योंकि जो चुनाव परिणाम में देख रहा था, कोई बहुत बड़ा वोट बैंक हाल फिलहाल के दिनों में 4000-5000 के लगभग बसपा उम्मीदवार को चुनावों में ज़्यादा वोट कभी नहीं मिले, लेकिन आज के समय वो 5000 भी महत्वपूर्ण है। तो वो किस तरफ जाता है वो एक बड़ी बात है। वो देखने की बात होगी कि भाई वो वोट किस तरफ जाता है। अल्पसंख्यकों का वोट भी थोड़ी बहुत जाएगा, लेकिन भाजपा को मिले इसके चांसेस मुझे तो अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। और वो ख़ास तौर से जो भीम आर्मी के कोमल अहिरवार हैं, पहले हल्ला था कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे, और आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भाई हमने अभी किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। तो मैं वो भी देख रहा हूँ कि भाई उनका रुख किस तरफ जाएगा। तो ये सारी स्थितियां हैं जो जातिगत समीकरण पे मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ।